हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमकॉम इग्नू सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट MCO 1। ये इसका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है संगठन सिद्धांत। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संगठन के उद्देश्यों और संगठन की प्रक्रिया में जो सोपान होते हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं, जो उसके स्टेप्स होते हैं, उनका वर्णन करना है। तो ठीक है, तो संगठन हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, संगठन क्या है। आज हम इसके उद्देश्य पढ़ते हैं और उसके विभिन्न चरण पढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थ्योरी क्या होती है। प्रत्येक सिद्धांत का उद्देश्य संगठन की दक्षता का स्तर उत्पन्न करना होता है कि इसमें पूरी एफिशिएंसी होनी चाहिए, उसका एक अच्छा लेवल होना चाहिए। तो प्रत्येक सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है कि संगठन की दक्षता का स्तर उत्पन्न किया जाए। परंतु लोक प्रशासन के दृष्टिकोण में अनेक आशंकाएं उठाई गई हैं। सिद्धांतों की परिस्थितिपरक प्रासंगिकता है। तो सिद्धांतों की अकॉर्डिंग टू द टाइम पूरी प्रासंगिकता है, मतलब उसका एक महत्व है। आलोचकों ने हर्बर्ट सिमोन के इन सिद्धांतों को लोकोक्तियाँ कहकर इसकी आलोचना की गई थी। ठीक है, तो जो आलोचक थे ना, उन्होंने हर्बर्ट सिमोन के इन सिद्धांतों को क्या कहा था कि ये लोकोक्तियाँ हैं, सिर्फ ऐसे कहने सुनने वाली बात है, इनकी आलोचना की थी। ऐसी आलोचना के बावजूद शास्त्रीय सिद्धांत की प्रशासनिक विचारधारा के इतिहास में इसका पूरा महत्व है। तो वैज्ञानिक सिद्धांत संरचना और पुष्टि की प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपान होते हैं, निम्नलिखित स्टेप्स होते हैं। पहली बात, प्रथम प्रेक्षण होता है ऑब्जर्वेशन। इस पर आधारित कोई समस्या या अनेक समस्याओं का निर्माण करना। ठीक है, तो जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उस पर आधारित कोई एक समस्या या अनेक समस्याओं का निर्माण करना, इसे हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। प्रेक्षणों पर आधारित समस्या और समस्याओं का उत्तर उपलब्ध करने हेतु सिद्धांत का निर्माण करना। जो भी हमने ऑब्जर्वेशन की है उस पर आधारित जो भी हमने समस्या उठाई है या बहुत सारी समस्याएं उठाई हैं, उनका उत्तर उपलब्ध करने हेतु सिद्धांत का निर्माण करना कि इनका उत्तर किस तरह से उपलब्ध कराया जाएगा। फिर सिद्धांत से विशिष्ट परिकल्पनाओं का अधिष्ठापन, कि सिद्धांत से जो विशेष हाइपोथेसिस है ना, उनको लिया जाता है। विशिष्ट उपायों के अनुसार परिकल्पनाओं की पुनः रचना और परिकल्पनाओं का परीक्षण करने हेतु अपेक्षित संक्रियाएं। ठीक है, तो जैसे हम रिसर्च पढ़ते हैं ना, तो रिसर्च का मतलब होता है एक ही चीज़ को बार बार करना। ठीक है, तो इसमें अभी हम रिसर्च पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में वो नहीं है। मेरी जो MA इकोनॉमिक्स की जो वीडियो सुनी है उसमें मैंने रिसर्च को बहुत अच्छे से तरीके से बताया गया। तो देखिए, विशिष्ट उपायों के अनुसार जो भी हमें स्पेशल कुछ इसके ट्रीटमेंट करने हैं, उनके अनुसार हाइपोथेसिस की पुनः रचना करना, उसको फिर से बनाना, और परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, यानी कि उसको टेस्टिंग करना भी से कनेक्टेड जो भी इसमें क्रियाएं आती हैं इसमें शामिल किया जाता है। फिर है सिद्धांत का परीक्षण करने हेतु तथ्यात्मक परिस्थितियों की खोज करना, कि जब उसे उसकी टेस्टिंग करनी है सिद्धांत की, तो उसमें जो भी तथ्यात्मक स्थितियाँ हैं उनके बारे में खोज करना। और वास्तविक परीक्षण जिसमें परिकल्पना की पुष्टि होती है या नहीं होती है, इसके बारे में पता करना कि वो जो हम वैसे जो एक्चुअल टेस्टिंग है वो करेंगे, जिससे कि हमने जो हाइपोथेसिस लिया था वो उससे उसकी पुष्टि हो रही है या नहीं हो रही, इसके बारे में पता करना। तो ये क्वेश्चन था कि संगठन के उद्देश्य क्या हैं और संगठन की प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। तो ये हमने इसके विभिन्न सोपान पढ़ लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, संगठन के आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सिद्धांत का अर्थ है कार्य का मानक या स्वीकृतिक मार्गदर्शक। ठीक है, तो जब हम कोई सिद्धांत बनाते हैं, कोई प्रिंसिपल बनाते हैं, तो इसका है कि वो कार्य का मानक होता है, मतलब उसको मेजर किया जा सके या एक्सेप्टेबल हो, ऐसा मार्गदर्शक होता है सिद्धांत। LD वाइट के अनुसार सिद्धांत परिकल्पना या वास्तव प्रस्ताव है, इसको प्रेक्षण या प्रयोग द्वारा पर्याप्त रूप से इतना परखा गया है कि इसे कार्य के मार्गदर्शक के रूप में या कुछ समझने के माध्यम के रूप में तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, जो भी हमारे प्रयोग होते हैं, उसमें इन चीज़ों को इतना देखा परखा जाता है कि इसको कार्य के मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसको, सिद्धांत को। अब है हेनरी फ्योल के सिद्धांतों की परिभाषाएं। जो हमने पिछली वीडियो में भी हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत पढ़े थे, उनकी परिभाषा ऐसी प्रक्रियाओं के रूप में समझी गई जो स्वीकृत सत्यता के रूप में की गई हैं। तो उसकी स्वीकृति सत्यता, यानी कि इसमें बिल्कुल जो ट्रू है, ये सत्यता की जांच इसमें की जा सकती है। तो हेनरी फ्योल के जो सिद्धांत है वो स्वीकृत सत्यता के रूप में उनकी प्रक्रियाओं को देखा परखा गया है, जिस पर कोई भी विश्वास कर सकता है। अनेक विद्वानों ने संगठन के आत्म विकास के निम्नलिखित योगदान किया है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले है संगठनों का अध्ययन
उन्होंने अधिक दक्षतापूर्वक निष्पादन करने की दृष्टि से किया है। किसने? हेनरी फ्योल ने। फिर है प्रशासन का नियंत्रण करने के लिए कुछ सिद्धांत विकसित किए गए और ये सिद्धांत किस प्रकार के हैं? ये निम्नलिखित प्रकार के हैं, जैसे कि सार्वजनिक या निजी सिद्धांत और अधीनस्थों के कार्य का नियंत्रण करने के लिए या फिर संगठन की संरचना में सुधार लाने के लिए जो सिद्धांत बनाए गए हैं वो। अब जे.एस. मुनी, एल.एन.सी. रीले, हेनरी फ्योल, लूथर बुलिक, मुशिल्ट और एल.डब्ल्यू. टेलर। तो इसमें जो हेनरी फ्योल है और टेलर हैं, इनके सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन विद्वानों ने कार्यक्षम संगठनात्मक संरचनाओं की योजना के लिए मार्गदर्शक के रूप में संगठन के सिद्धांतों का विकास किया है। तो ये बहुत सारे ये हैं सिद्धांत जिन्होंने बनाए हैं, उन्होंने सिद्धांतों का विकास किया। इनमें है जेम्स डी मुनी, एल.एन.सी. रीले, हेनरी फ्योल, लूथर बुलिक, एफ.डब्ल्यू. टेलर वगैरह। तो उनके हिसाब से सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हेनरी फ्योल के कौन कौन से सिद्धांत हैं। ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़े थे, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। उनके सिद्धांतों में सबसे पहले है कार्य का विभाजन। इस सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य है श्रम को उसी प्रयास से अधिक और बेहतर कार्य उत्पन्न करने हेतु समर्थ बनाना कि जिस लेवल पर जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, प्रबंधक हैं, उनको उनके हिसाब से, जिसमें उनकी स्पेशलाइजेशन है, उन हिसाब से उनमें श्रम का विभाजन किया जाता है। उसके बाद होता है प्राधिकार और उत्तरदायित्व, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें सौंपना कि प्रत्येक पद के अधिकारी को उसके सौंपे गए सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकार प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है तो उसके लिए कुछ राइट भी प्रोवाइड किए जाने चाहिए, कुछ अधिकार देने चाहिए। उत्तरदायित्व प्राधिकार का उप सिद्धांत है। तो अगर हम बात करते हैं कि उत्तरदायित्व क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो अधिकार का उप सिद्धांत है। यह उसका स्वाभाविक परिणाम है, क्योंकि अगर अधिकार मिलेगा तो ही उत्तरदायित्व निभाए जा सकते हैं। और आवश्यक प्रतिपक्ष है, जो भी प्राधिकार प्रयुक्त किया जाता है उसमें उत्तरदायित्व अस्तित्व में होता है। तो अगर अधिकार दिए गए हैं तो उसके हिसाब से उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा सकते हैं। तीसरा है डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। अनुशासन या आज्ञा पालक का तात्पर्य संगठन सदस्य और उसके सदस्यों के मध्य स्थायी करार के अनुसार व्यवहार करने से है कि भाई कोई भी करार दिया गया है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं तो उनको उसे फॉलो करना होता है। इसे कहा जाता है डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। फिर है आदेश की एकता। अधीनस्थ कर्मचारी को आदेश केवल अपने उच्च अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कर्मचारी है, मान लो ये फोरमैन है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको यहाँ से भी आदेश मिल रहे हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, नहीं। उसके लिए जो भी एक अधिकारी नियुक्त किया गया उसी से आदेश मिलने चाहिए। इनका जो उच्च अधिकारी होगा उसी के आदेश को फॉलो करे। अगर सभी आदेश देंगे तो काम में क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। तो हो सकता है कि सभी के आदेश फॉलो करे तो उसे भी क्लियर नहीं हो पाएगा, और अगर हो सकता है किसी का भी आदेश फॉलो ना करे। तो बेटर है आदेश की एकता होनी चाहिए। फिर है निर्देशन की एकता। प्रत्येक कर्मचारी का एक प्रमुख हो और उसके प्रत्येक कार्यकारी के लिए एक योजना हो, ठीक है, तो डायरेक्शन भी देनी चाहिए। तो एक तो है कि एक ऑर्डर मिल रहे हैं, वो किसी का अधिकारी से मिल रहे हैं और फिर उसी की डायरेक्शन में वो काम करे जो भी कर्मचारी है। 6 है सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित का परित्याग। तो सामान्य हित यानी कि जो संगठन का हित है उसके लिए व्यक्तिगत हित का परित्याग करना चाहिए। इसमें कोई अपना पर्सनल हित नहीं लेके चलना चाहिए। फिर है कार्मिक का पारिश्रमिक यानी कि रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल। जो पर्सनल होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको उनकी सेवाओं के बदले में उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो काम के लिए क्रेजी हो, उत्साह दिखाएं और अत्यधिक भुगतान भी ना हो, इतना भी ज़्यादा भुगतान ना हो कि तर्कसंगत सीमाओं से परे हो। नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा भुगतान किया जाएगा, ज़्यादा सैलरी दी जाएगी काम से ज़्यादा, तो भी नुकसान होगा क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा संगठन को। और अगर कम दी जाएगी तो जो कर्मचारी है वो उत्साहपूर्वक काम नहीं करेगा। तो जितना भी वो काम कर रहा है उस हिसाब से उसको सैलरी दी जानी चाहिए। फिर है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण केवल निर्दिष्ट करता है कि समग्र उत्तरदायित्व शीर्ष कार्यपालक में केंद्रित हो, ठीक है। तो जैसे हमने सौंप तो दिए सबको, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी, अलग अलग अधिकार दे दिए, लेकिन उनके सेंटर में एक ही बात है ना कि हमारा जो संगठन का गोल है वही वो गोल पूरा होना ज़रूरी है। तो केंद्रीकरण होना चाहिए। वो जो शीर्ष कार्यपालक है ना, जो सबसे टॉप मोस्ट है, उसी के ऊपर सारा केंद्रित होना चाहिए, वहीं से सेंट्रलाइज होना चाहिए और उससे विभिन्न कर्मचारियों से अलग अलग काम कराए जा सकते हैं। फिर स्केलर श्रृंखला। स्केलर श्रृंखला शीर्ष स्तर से निचले स्तर तक पदानुक्रम के साथ साथ प्राधिकार भी की श्रृंखला होती है। तो जैसे उच्च स्तर है उससे निचला स्तर और उसका निचला स्तर, उसका निचला स्तर, इस तरह से ये श्रृंखला चलती है। इसको स्केलर श्रृंखला कहते हैं। फिर है ऑर्डर।
प्रत्येक वस्तु के लिए स्थान और उसके स्थान में होता है, प्रत्येक वस्तु के लिए एक स्थान होता है, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में कर्मचारी उस कार्य को अपनाता है जिससे वह सर्वाधिक प्रभावी सेवा दे सकता है, ठीक है। तो अब जैसे कोई कर्मचारी है और किसी स्थान पर उसको काम करने के लिए बोला जा रहा है, तो कर्मचारी उस कार्य को अपनाता है जिससे वो सर्वाधिक अच्छी सेवा दे सकता है, अपना स्पेशलाइजेशन दे सकता है, जिसमें वो पूरी तरह से निपुण है, वही काम कर सकता है। तो उसे वही काम करने के लिए दिया जाना चाहिए जिसमें वो स्पेशलाइजेशन रखता हो। फिर है 11वां सिद्धांत हेनरी फ्योल का, वो है समानता। संगठन को चाहिए कि वे प्रत्येक जो भी नियोक्ता और कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई हैं, उनके संबंधों में मैत्रीपूर्ण और न्याय के आधार पर समानता के वातावरण को प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी के साथ बुरा बिहेव किया जाता हो, तो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए और न्याय के आधार पर समानता का वातावरण होना चाहिए ताकि कर्मचारी अपनी ड्यूटी को निष्ठापूर्वक निभा सके। 12वां है कार्यकाल का स्थायित्व। नियत समय पर लगातार रहने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ताकि कर्मचारी ढंग से कार्य कर सके, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि उसे यहाँ पे सैलरी मिलेगी, इतने टाइम के लिए इसे काम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आज वो काम करके गया और कल जो हुआ है तो उसे मना कर दिया जाए कि भी आपको आज काम नहीं मिलेगा। तो कार्यकाल का स्थायित्व होना चाहिए जिससे वह अपने कार्यों को व्यवस्थित कर सके और कार्य की आवश्यकताओं के अनुकूल समायोजन भी कर सके। पॉइंट नंबर 13 है इनिशिएटिव, पहल। कर्मचारियों को अपनी दक्षता और सहभागिता की भावना सुधारने की दृष्टि से अपनी पहल शक्ति को प्रदर्शन के अवसर दिए जाए कि अगर कोई कर्मचारी है उसमें कोई एफिशिएंसी है, मतलब कार्यकुशलता है, ठीक है, तो उसको भी उसकी दक्षता को और उसके अंदर उसको भी ये दिखाना चाहिए कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपनी कोई आपके व्यूज़ हैं तो आप बता सकते हो। तो ये पहल शक्ति के प्रदर्शन के अवसर दिए जाने चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी भी राय लेनी चाहिए। फिर है 14 हल भावना। यह सिद्धांत निम्नलिखित में योगदान देता है, क्योंकि अगर सॉल्यूशन फीलिंग्स होंगी तो सौहार्द और एकता पर आधारित अंतर व्यक्तित्व संबंधों का अनुरक्षण, कि आपस में प्यार होगा, एकता होगी कर्मचारियों में, तो वो अंतर व्यक्तित्व संबंध है वो सुरक्षित रह पाएंगे और सामूहिक कार्य की आवश्यकता भी पूरी हो सकेगी। तो ये जो सिद्धांत है ये थे हेनरी फ्योल के। अब हम देख लेते हैं जेम्स डी मूनी और एलन सी रेली के क्या सिद्धांत है संगठन के बारे में। तो उनके अनुसार संगठन के 4 सिद्धांत हैं। नंबर 1 समन्वयकारी सिद्धांत, दूसरा स्केलर सिद्धांत, तीसरा कार्यात्मक सिद्धांत और तीसरा स्टाफ और लाइन। तो इसी तरह ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर है गुलिक ने संगठन के 10 सिद्धांत बताए हैं। कौन कौन से 10 सिद्धांत हैं गुलिक के अनुसार? कार्य तथा विशेषज्ञता का विभाजन, विभागीय संगठन के आधार, पदानुक्रम द्वारा समन्वय, विवेचित समन्वय, समितियों के माध्यम से समन्वय, विकेंद्रीकरण। वहाँ पे केंद्रीकरण कहा था हेनरी फ्योल ने, इन्होंने कहा विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। निर्देश की एकता उन्होंने भी बताई थी हेनरी फ्योल ने। स्टाफ और लाइन होना चाहिए, प्रत्यायोजन होना चाहिए और नियंत्रण का विस्तार किया जा सके, ये भी होना चाहिए। तो ये थे गुलिक के संगठन के 10 सिद्धांत। अब हम बात करते हैं एल यूर्विक के सिद्धांतों की। इन्होंने कहा है कि उद्देश्यों का सिद्धांत होना चाहिए। पहली बात तो संगठन के प्रयोजन की अभिव्यक्ति हो कि संगठन का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्यों का सिद्धांत होना चाहिए। दूसरा है अनुरूपता का सिद्धांत, कार्य के लिए उच्च अधिकारियों का उत्तरदायित्व यदि अधीनस्थ निरपेक्ष है। तो अगर ये एब्सोल्यूट है ना, अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, तो उच्च अधिकारियों का उत्तरदायित्व इसमें होना चाहिए। तो अनुरूपता का सिद्धांत दिया था इन्होंने। फिर इसके बाद एक था उत्तरदायित्व का सिद्धांत कि कार्य के लिए उच्च अधिकारियों का उत्तरदायित्व यदि ये तो इन्होंने दोबारा से दे दिया, ठीक है। फिर है स्केलर सिद्धांत, इन्होंने भी दिया है। 5th है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत कि उच्च अधिकारी उन 5 या 6 अधीनस्थों से अधिक के नाम का प्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षण नहीं कर सकता जिनके कार्य आपस में गुथे हुए हों। मतलब ये कि 4-5 जो उसके अधीनस्थ है ना, उसके साथ काम कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा का प्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षण नहीं कर सकता, ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता। और क्योंकि कई जो कर्मचारी होते हैं उनके आपस में जो कार्य होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, तो इनके कर्मचारियों के, क्योंकि पहले अगर परचेज होगी तभी प्रोडक्शन होगा, उसके बाद सेल होगी, तो ये नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत एक लिमिट होनी चाहिए, 5 या 6 कर्मचारियों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जिनको वो ऑब्जर्व कर रहा हो। फिर है कार्य विशेषज्ञता का सिद्धांत, एक ही कार्य को सीमित करके एक ही कार्य करना, क्योंकि जो कर्मचारी जिस काम में स्पेशलाइजेशन रखता है उससे वही काम करवाना। फिर है समन्वय का सिद्धांत, मीन्स कोऑर्डिनेशन का सिद्धांत होता है, इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए। फिर है परिभाषा का सिद्धांत, प्रत्येक कर्तव्य स्पष्ट और विवरण होना चाहिए कि हर चीज़ की परिभाषा होनी चाहिए कि किसका क्या कर्तव्य है ये और क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, क्या उसके राइट्स हैं, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इसे कहा जाता है परिभाषा का सिद्धांत, यानी कि हर चीज़ की अच्छी तरीके से डिफाइन होनी चाहिए।
फिर अगर हम इनको डिटेल में पढ़ें तो गुलिक और यूविक के जो भी हमने सिद्धांत पढ़े थे इनको थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से। कि उद्देश्य के सिद्धांत में तो ये कहा था कि जो संगठन का उद्देश्य है, प्रयोजन है, उसकी अभिव्यक्ति हो। दूसरा कार्य विशेषज्ञता का विभाजन, जैसे मैंने आपको बताया कि गुलिक का दावा है कि कार्य विभाजन संगठन की नींव है। कार्य को विभाजन होना जरूरी है, ये नहीं कि एक ही व्यक्ति से सारे काम करा लिए और किसी व्यक्ति से बहुत कम कराए। तो कार्य विभाजन होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए हर कर्मचारियों को कि उनको क्या कार्य करना है। यह संगठन के लिए कारण है। विशेषज्ञता के अभाव में प्रशंसकों के लिए इसकी आवश्यकता अल्प होगी। यानी कि अगर किसी कर्मचारी में कोई विशेषज्ञता नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो इसके हिसाब से उनके वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा। इसलिए कार्य विभाजन का उद्देश्य अधिक प्रयास से अधिक और बेहतर कार्य उत्पन्न करता है। अगर कार्य विभाजन होगा, हमें पता होगा कि हमें क्या काम करना है, तो हम उस काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है अनुरूपता का सिद्धांत। प्राधिकार और उत्तरदायित्व समान होने चाहिए। अधिकार और उत्तरदायित्व जो हमने कहा था, अधिकार दिए जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये समान होनी चाहिए। हेनरी फ्योल के अनुसार उत्तरदायित्व प्राधिकार का ही उपसिद्धांत है और उसका प्राकृतिक परिणाम भी है। अब है स्केलर का सिद्धांत, इसको और देख लेते हैं। मुनि का मत है कि कभी कभी यह पदानुक्रम कहलाता है, जैसे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये स्केलर सिद्धांत कहलाता है पद के अनुसार। परंतु उन्होंने स्केलर का प्रयोग पसंद किया। स्केलर का अभिप्राय होता है ग्रेड युग, कुछ वस्तुओं के उपयोगों की श्रृंखला। संगठन में इसका अभिप्राय ड्यूटियों की ग्रेडिंग है कि किसकी क्या ड्यूटी है, उसके बारे में हमने ग्रेड्स बना दिए। ये ग्रेडिंग भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ना होकर प्राधिकार की मात्रा और उसके अनुसार उत्तरदायित्व के अनुसार होती है। तो इसमें हम ये नहीं देखते कि उनका कार्य क्या है, हम ये देखते हैं उनके कितने अधिकार हैं और उनका कितना उत्तरदायित्व है। तो जो मान लो हमारे 4 लेवल हैं, ठीक है, तो जो नीचे के लेवल के लोग हैं, ठीक है, 4th लेवल के, उनको अधिकार भी कम मिलेंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होगी। जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे अधिकार बढ़ते रहेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती रहेंगी, ठीक है। तो जो ऊपर लेवल के लोग हैं, ये प्रबंधक हैं, सारे निदेशक हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है और उनको अधिकार भी ज़्यादा मिलते हैं। फिफ्थ है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत कि उच्च अधिकारी उन 5 या 6 के अधीन ही प्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षण नहीं कर सकता जिनका कार्य आपस में गुंदे हुए हों। तो इस तरह से आपस में जो इंटर रिलेटेड है ना, अब अगर एक से ही कहा दिया जाए कि भी ये डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का है, ये सेल्स का है, ये परचेज का है, तो इनके आपस में काम आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, गुंदे हुए काम हैं, तो इनको एक अधिकारी इनको सबको नहीं देखेगा, एक अधिकारी इनको देखेगा, दूसरा अधिकारी मान लो पहला परचेज डिपार्टमेंट को देखता है, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देखता है और तीसरा मान लो देखता है सेल्स डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग होने चाहिए, ये नहीं है कि एक ही अधिकारी इन सबको ऑब्जर्व कर पाए। फिर उत्तरदायित्व का सिद्धांत, कमांड की एकता का सिद्धांत और समन्वय का सिद्धांत कि आपस में समन्वय होना चाहिए। लाइन या स्टाफ का सिद्धांत, इसमें लाइन का अभिप्राय होता है निष्पादन हेतु प्राधिकार की लाइन के हिसाब से और स्टाफ का अभिप्राय है सलाह और विचार। तो ये हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ लेते हैं एरिक फ्रैंक के अनुसार संगठन के क्या सिद्धांत हैं। इनके अनुसार 11 सिद्धांत हैं। पहला है उद्यम का उद्देश्य और घटक स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। दूसरा है जिस किसी पदाधिकारी को नियत किया गया है तो उत्तरदायित्व के हिसाब से वो निष्पादन करे कि जो भी पद अधिकारी है, ठीक है, जो उनका किसी जो अपने लोअर कर्मचारियों को से ऊपर है उनके वो उसका पदाधिकारी है, उच्च अधिकारी है, तो उसका उत्तरदायित्व भी पता होना चाहिए कि उसे क्या काम करना है, कितना करना है। फिर है कुशल और आर्थिक कार्य की प्राप्ति हेतु उद्देश्य की एकरूपता के आधार पर संगठन की इकाइयाँ नियुक्त की जानी चाहिए कि किस तरह से कुशल और आर्थिक कार्य किस तरह से पूरे कराने हैं, क्या उनका उद्देश्य है, क्या उनकी एकता है, उसी हिसाब से संगठन की इकाई को कंट्रोल किया जाना चाहिए। संगठन के शीर्ष से तल तक चलने वाले प्राधिकार की और तल से शीर्ष को की उत्तरदायित्व की लाइन स्पष्ट हो। जैसे हमने कहा शीर्ष से तल तक चले या तल से शीर्ष तक चले, ठीक है। तो ये टॉप था और ये बॉटम है, या फिर उल्टा चल रहा है, बॉटम टू टॉप जा रहा है। तो इसमें सबके अधिकार और उत्तरदायित्व पता होने चाहिए, ठीक है, और इसी हिसाब से उत्तरदायित्व को जोड़ा जाना चाहिए। जहाँ तक हो कार्यवाही करने या आरंभ करने का अधिकार यथासंभव कार्यस्थल के निकट ही होना चाहिए कि कहाँ पे कार्यवाही करनी है वो कार्यस्थल के निकट ही हो जहाँ पे कार्य किया जा रहा है। और प्राधिकार के स्तरों की संख्या न्यूनतम रखी जाए, 3 या 4 लेवल ही होने चाहिए, बहुत सारे लेवल नहीं होने चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। फिर संगठन की प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही व्यक्ति को रिपोर्ट करे और अपने अधीनस्थों के कार्यों के लिए उच्चतर प्राधिकारी का उत्तरदायित्व का प्रतिबंध हो, यानी कि जो अधीनस्थ हैं
ये टॉप के होते हैं और ये इसके अंडर में काम करते हैं, तो ये अधीनस्थ हो गए कर्मचारी। तो अधीनस्थों के कर्मचारियों के लिए उच्चतर जो प्राधिकारी है, अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, उसका उत्तरदायित्व पता होना चाहिए। तो अधीनस्थ का उत्तरदायित्व कम होते हैं क्योंकि उनको राइट भी कम मिलते हैं, और जो टॉप लेवल के अधिकारी होते हैं उनको राइट भी ज़्यादा मिलते हैं और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई गड़बड़ होती है तो अधीनस्थ कर्मचारियों को की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं होती जितनी कि उच्च अधिकारी की होती है। तो उच्च अधिकारी ही उन कामों के लिए, उन गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहरा जाएगा, चाहे वो गलतियां अधीनस्थों से ही क्यों ना हुई हो। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए। तीसरा क्वेश्चन है, नौकरशाही से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्या आप इस विचार से सहमत है कि नौकरशाही संगठन में कार्यकुशलता को बढ़ाती है? अपने मत के पक्ष में दलीलें दीजिए। तो इस वीडियो में हम इसे नहीं पढ़ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस दोनों समझ में आ गए होंगे, आप इन्हें लर्न कर लीजिए और हम अगली क्लास में इसे आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।